हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें आपको टीआरई के जितने भी एग्जाम हुए 1, 2, 3 उन सभी के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें आपका एक जो कैंसिल हुआ था पेपर 3 वाला और री एग्जाम वाला, वो भी पेपर इसमें इंक्लूड है। शिफ्ट वाइज 9, 10, 11, 12 सभी के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, और ये सभी के लिए है जो आपको 40 नंबर का जो जीएस देते हैं उनके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी ये। मैं इसकी पूरी बुक है जो आपको कंप्लीट करा दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, और ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं 4.0 का, तो आपको सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें सभी को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और इसका ट्रेंड जान सकते हैं कि कैसे एग्जाम पूछा जाता है। तो आज से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं इस बुक का, और आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। एक ही वीडियो में देखेंगे क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या कम है। ज़्यादातर आपका पूछता है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जो आपका होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, जो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछता है, तो उसका वीडियो भी मैं करा दूंगा आपको क्रमशः। इसमें टॉपिक वाइज कराएंगे। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, ये सिर्फ जीएस की क्लास है। आप सब्जेक्ट वाइज के लिए मैं आपको पीआरटी का भी वो प्रिपरेशन करा दूंगा। बाकी मैथ्स और साइंस अगर आप करना चाहते हैं 6 to 8 का, तो उसके लिए अलग से आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी में मैं आपको करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपकी जो जीएस की क्लासेस हैं वो आपको ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा। बाकी प्रैक्टिस सेशन भी मैंने कराए हुए हैं, हालांकि वो 3.0 के हैं, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एनसीईआरटी भी मैंने कराया हुआ है। एनसीईआरटी मस्ट है इसके लिए, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों में से एक पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए, पहला जो पार्ट है इसका, प्राचीन भारत का इतिहास यानी सैंधव सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता है? तो ये था ऊपरी में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ये 2023 का जो प्री हुआ था उसके भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। बीपीएससी के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, इसमें ऊपरी में से कोई नहीं दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहां तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां और हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं। मिल जाने के पश्चात अब ये निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। तो ये स्रोत है केसी श्रीवास्तव की बुक होगी, उसी से लिए गए। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। यहाँ पे जब उस टाइम पे माना गया था, जब पेपर दिया था, तो बी माना था इन्होंने। वैसे इसका उत्तर ऊपरी में से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा कोई जानवर नहीं था जिससे परिचित ना हो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि वैदिक सभ्यता, इसमें एक ही क्वेश्चन था। वैदिक सभ्यता में पहला इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन नंबर ए राजगृह। को याद होगा कि गौतम बुद्ध की जो पहली महात्मा बुद्ध की जो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में ही हुई थी। तो इस तरीके से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वो भी मैं आपको क्रमशः करा दूंगा। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह यानी गिरिव्रज, इसको दूसरा नाम जो है गिरिव्रज है, इस शहर में प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। ये पूछा जाता है कि मगध में वैसे विशालतम था, सबसे 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा विशाल यही था। तो पूछा जाता है इनमें कौन से जिले शामिल हैं? तो देखिए, इसमें शासन किसने किया? तो बिंबिसार। ठीक है, एक बिंबिसार एक बिंदुसार है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। देखिए, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक चला। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। इसके समय इनकी राजधानी राजगीर या राजगृह थी, किंतु उदयन जो था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व में राजगृह से अपनी राजधानी हटा के इसने पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित की थी। तो इसी ने उदयन ने यहाँ से स्थानांतरित करी थी। शुशनाग वंश के शुशनाग ने यानी 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। किंतु कालांतर में कालाशोक जो आया था, इसके समय में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर और मौर्य समाज का जो इस साम्राज्य की यहाँ तक की राजधानी बनी रही थी। जैसे कि बौद्ध, जैन और भागवत एवं वैष्णव जो भी इसमें शैव धर्म है,
इन सभी को देखेंगे। बौद्ध और जैन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व या पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये अजंता की गुफाओं में स्थित है। और ये देखिए आपके प्री में पूछा गया 2023 के, बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग अजंता की गुफाओं में स्थित है। संस्कृत में पद्म पाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी, देखिए बादामी जो गुफाएं, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाएं, ये एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। इसमें 600 से 1000 की कलाकृतियां हैं, 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। देखिए इसमें बीपीएससी के जो अभी फिलहाल में हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, बाकी जो पिछली जितनी भी हुई हैं इसे 69वीं है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक प्लेलिस्ट करा दूंगा, एक बुक है उसमें आपको बीपीएससी जो शुरुआत से एग्जाम हुए हैं, अभी तो आपका 70, अभी 71वीं चालू होने वाली है, तो 70 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और रिपीटेड नहीं होते तो उसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप बीपीएससी के एग्जाम पर या जो एग्जाम देने वाले हैं उससे टीचर बीपीएससी के ही मिलेंगे, तो बीपीएससी का ट्रेंड लेके चलना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। तो ये बौद्ध धर्म जो है इसकी धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ये पूछा जाता है विहार क्या है, ठीक है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। नेक्स्ट देखिए, 16 महाजनपदों से संबंधित जो भी फैक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है देखिए, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान। तो ये देखिए 2.0 में पूछा गया, मध्य गंगा का जो मैदान है पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार का विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र जो है वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान में पटना, गया और शाहबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। अगला देखिए, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौटिल्य के स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। तो ये तक्षशिला में थे, और ये प्राचीन जो तक्षशिला था वो राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। प्राचीन भारत में ये शिक्षा का केंद्र था। जो कौटिल्य है इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, इन्हीं की वजह से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शासन वापस मिला था। तो ये गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो फैक्ट है। 7वां क्वेश्चन है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। हेंगसॉन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से कोई नहीं, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका नाम जो उन्होंने उपाधि धारण की थी वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये फाहियान आए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। हेंगसॉन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, अतः इसमें कोई विकल्प सत्य नहीं है। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ये चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन या मेघवर्ण ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। अब देखिए इसमें जो प्राचीन जो काल का विविध, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्यजनक लौह स्तंभ स्थित है? तो ये देखिए आपके दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ है। आश्चर्य इसलिए क्योंकि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। और ये देखिए 3.0 में जो री एग्जाम हुआ था, जब पेपर कैंसिल हुआ तो उसके बाद में जुलाई हुआ था, उसमें पूछा गया है 1 to 5 में। तो ये महरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त
गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य का प्रदर्शित करता है, कार्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, जो कैंसर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो ये कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झिरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्य मेला, चैत्य चौदस, बहु मेला, लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्योहार। अगला देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर बी, ये कामंतक के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। अगला देखिए, इसमें सूची को मिलान करना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 2143। तो देखिए, चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त ये गणित से, वरामिहिर ये ज्योतिषा कार्य थे, और विशाखदत्त ये नाटककार थे। अगला देखिए, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक। देखिए, आपको ये प्लेलिस्ट में पूरी बना दूंगा, बुक भी कंप्लीट करा दूंगा। इससे पहले मैंने जो TRE 3.0 हुआ था उसमें भी ये बुक मैंने कंप्लीट कराई थी। अभी क्या हुआ कि 3 वाला जो एग्जाम हुआ 2 बार हो चुका है, तो उनके क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, इसलिए मैंने ये नई बुक जो है वो फिर से करा रहा हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही मैं पूरी तैयारी करा दूंगा। NCERT बेस्ड, SCERT बेस्ड ही आता है, आप खुद देख सकते हैं। BPSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को अपने GS के माध्यम से, जो 40 नंबर का आता है, उन सभी को अगर आप क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आपका GS में अच्छी पकड़ बन जाएगी। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। तो ये ऑप्शन नंबर ए बताया मैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में है। तो ये देखिए, जो कृष्णा नदी है, ये दक्षिणापथ का जो तात्पर्य है दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत, मैं इसी में करा दे रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत, देखिए पहला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो ये बलबन था। ठीक है, इसने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा जो थी, सिजदा एवं पैबोस, ये भी बहुत कुछ आता है, की शुरुआत इसी ने की थी। अगला देखिए, तुगलक वंश के बारे में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता जो इब्न बतूता थे, तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है, ये देखिए 2023 वाला जो है सेकंड पेपर पूछा गया, इसमें ऑप्शन नंबर बी मोरक्को हो जाएगा। तो ये तुगलक वंशी था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT से शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो इब्न बतूता अफ्रीका से इसके पास आया था, मोरक्को से। अफ्रीका के मोरक्को में है एक देश है। ये मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333, ये डेट भी बहुत पूछता है, 1333 ईस्वी में पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है 1325 से 1351 ईस्वी तक है। इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी जज नियुक्त किया था। इतना इससे खुश हो गया था, इसने जज बना दिया इसे। अगला देखिए, विविध इसमें देखते हैं जो भी फैक्ट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाट राजवंश के द्वारा हुआ था। देखिए इसमें डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से लेकर 1226 ईस्वी बताई है। इसी काल में ज्योतिष्य और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश जो 1097 से 1325 ईस्वी तक का शासन था। तो देखिए इसमें 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन जो भी हुए थे उन्हें देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये देखिए BPSC वाले एग्जाम में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत में। अगला देखिए, इसमें पॉइंट देखिए, नाथपंथी सिद्ध योगी दुनिया से त्याग में विश्वास रखते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की है। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति और कला से संबंधित फैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर नागर के द्वारा।
देखिए ये आपके 1698 ईस्वी में तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें शामिल है, जो फतवात ए आलमगीरी लिखी है ईश्वर दास नागर के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी सूरत को। इस सूरत को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है और ये अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा। कि प्रदेश में तैमूरिन राजवंश की स्थापना हुई। चौथा ऑप्शन है इसका, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 और 4। इसके फैक्ट पढ़ लेते। देखिए बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो सर्वप्रथम तोपों की शुरुआत इसी ने की थी। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे इसने। नेक्स्ट है मराठा संघ और मराठा राज्य और उसके संघ। देखिए अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, तो ये मराठाओं प्रशासन की थी। जैसे आपके अकबर ने नवरत्न रखे थे, इसी तरीके से अष्टप्रधान इनके मराठा के प्रशासन में था। देखिए इसमें 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। इसे अष्टप्रधान परिषद बोलते थे। अष्टप्रधान परिषद प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। देखिए इसमें अष्टप्रधान जो भी है या प्रमुख प्रधान, मुख्य प्रधान यानी प्रमुख जो भी है, ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य ये पंत अथवा मजमू आधार बोलते इसे, तो ये वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाकिया नवीस यानी मंत्री, ये वर्तमान गृह मंत्री था। सुमंत या तबीर, इसे वर्तमान विदेश मंत्री बोलते थे। सचिव या श्रूनवीश या चिटनीस, ये राजकीय पत्र व्यवहार था। सेनापति सरे नौबत, न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव ये सद्र इसे बोलते थे। धार्मिक कार्यों के लिए इसे रखा गया था। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। बक्सर की जो लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए पहला क्वेश्चन है, ये TI ये आपके BPSC जो प्री हुआ था 2023 में उससे पूछा गया था। देखिए इसमें बक्सर की लड़ाई के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शाह आलम जो था, शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की हुई थी। इसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। अगला देखिए यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये था 1632 में। ये भी आपका लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना स्थायी, ठीक है, स्थायी और स्थायी बहुत पूछता है, तो ये स्थायी कारखाना था जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा था उससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हो। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया था तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए ये भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला देखिए, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं किसी ना किसी तरीके से आपको रिपीटेड मिलेंगे। देखिए ये एक जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उनके भी क्वेश्चन इसमें है। चौथा क्वेश्चन है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए ये देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया था। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी से सीधा दिया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो भी है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। बाकी मैंने जो एग्जाम हुए हैं टीआरई के, जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के जो प्रश्न पत्र हैं उनको एनालाइज किया हुआ है और बताया भी आपको कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं विद प्रूफ के साथ में। तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी जो पुस्तक इनकी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें किया था। ये बुक भी बहुत ऊंची आती है, याद रखिएगा। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपरी में से एक से अधिक। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागानों का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। अगला देखिए 1857 का जो विद्रोह था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को तो आप भूल के भी मत छोड़िएगा। 7वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट कहाँ का घोषित किया था? यहाँ पे मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? पेशवा। ठीक है, कहाँ का नहीं, यहाँ पे पूछा गया। पेशवा इन्होंने अपने आप को घोषित किया था। बाकी जो नाना साहब कहाँ से थे, ये कानपुर से थे। ठीक है, 2 तरीके क्वेश्चन बनते हैं इनके। यदि कैंसर में पूछा गया था क्वेश्चन 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था। सॉरी, इसमें पेशवा नहीं दिया था, नायब था, यहाँ पे नायब होगा। ठीक है, पेशवा उनके वहां पे कहा जाता था, ये नायब इन्होंने मुगल सम्राट का घोषित किया था। ठीक है, मुगल सम्राट को इनमें पूरे भारत का नेता घोषित किया था और खुद को नायब कहा था इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो देखिए ये आपके 58 में, मतलब 57 के बाद 1 साल बाद हुई थी। तो ये 1 नवंबर 1858 को ये उद्घोषणा जारी की गई थी, क्योंकि इसमें क्या था, कंपनी से सीधा हटकर ये क्राउन के हाथों चला गया था पूरा भारत का जो बागडोर थी। तो देखिए 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए थे। एक बार देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो ये देखिए आपका 9th का ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला, अफगान। ये रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों की ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये वीडी सावरकर थे। देखिए आपका वीडी सावरकर को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अगला देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से सभी हैं इसमें।
देखिए 1857 के जो मुख्य कारण, जो 6 मुख्य कारण वो देखिए। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा देखिए समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। चौथा है साधनों का अभाव था। पांचवा क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना। और छठा था आपसी फूट। अगला देखिए, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी या जनरल ने झांसी की रानी को यह कहकर संबोधित किया था या श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। तो ये हीरोज ने कहा था, कैप्टन हीरोज, ये इसी से लड़ने गया था, रानी लक्ष्मीबाई जी से लड़ने गया था। तो इसने ये 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को मृत्यु प्राप्त हो गई थी। अगला देखिए, अन्य जो जन आंदोलन थे 1757 से 1857 तक। देखिए 13वां क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी जो शक्तियों का विरोध किया था। ये आपका हो जाएगा 13 नंबर का। देखिए 1855 से 56 में बिहार के संताल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संताल विद्रोह या संताल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद, भैरो, आप इस तरीके से कर सकते हैं, 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू और कानू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह यानी 1855 से 1856 हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ई, ऊपरी में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा, इसकी व्याख्या ऊपर दी थी, जो सिद्धू, कानू, चांद, भैरव थे, याद रखिएगा। ये 2.0 में पूछा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए वाला, सन्यासी विद्रोह। और ये इसका जो प्रकाशन हुआ था 1882 में हुआ था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख होता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। देखिए सेम क्वेश्चन है और रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। अगला देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का जो प्रकाशित वर्ष जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1882 में। अभी इसमें 3 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए। इस क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। देखिए ये आपके 30 जून 1855 को हुआ था संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, कानू, चांद, भैरव थे। और जो प्रमुख थे इसमें सिद्धू, कानू जी थे। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। ये विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा या उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन ये 1914 से 20 के बीच में हुआ था। झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता थे जतरा उराव थे। अगला देखिए 19 नंबर है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ट्राइबल मूवमेंट। देखिए ये आंदोलन जो था अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। और ये बिहार जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन ये या विद्रोह जिसे बोल सकते हैं, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ये आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था और इसे संबंधित नेता थे सैयद अहमद। अगला देखिए, भारत में शिक्षा का विकास। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, डेनरी विवियन डेरोजी। सॉरी, इसमें आपको पूछा गया है हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो ये 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। अगला देखिए 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले ये प्रथम भारतीय इनमें से कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। देखिए 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे थे। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों इसके सही है। देखिए इनमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की गई थी। ठीक है, इनमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। तो ये दोनों ही सत्य हैं।
और देखिए इसमें प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी और इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और इसमें देखिए अंग्रेजी को ज़्यादा बल दिया गया था। अगला देखिए भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं इसमें पुस्तकें जो भी हैं, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरविंद घोष। ये आपके 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में विपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है 25। इसमें देखिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया जाता था? देखिए 25 का ए वाला हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। देखिए 3.0 में पूछा गया है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई। तो ये दोनों घोष हैं, याद रखिएगा, दोनों भाई, इनके द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। यहाँ पे देखिए कुछ किताबें दी गई। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है। गीता रहस्य लोकमान बालगंगाधर तिलक द्वारा। प्रिजन डायरी 1975 ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिकाओं को संपादित किया गया था? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर देखिए सी अल हिलाल। और बाकी जो पुस्तकें हैं उन्हें देखते हैं। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद द्वारा। कॉमरेड ये मोहम्मद अली जौहर द्वारा। जमींदार मौलाना जफर अली खां के द्वारा। बंगाल गजल ये गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। अगला देखिए 28 नंबर है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए आपका ये था आपका 1931 में। इसका प्रकाशन जो था वो पटना से किया जाता था। द इंडियन नेशन ये राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र था जो 1931 से प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए 29 नंबर है बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक जो नाटक था इसके किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र द्वारा। ये आपके 1860 में प्रकाशित हुआ था। नील दर्पण का विस्तृत इसमें विवरण मिलता है और ये प्रख्यात बंगला नाटक करते दीनबंधु मित्र। अगला देखिए नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इनकी देखिए जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। अगला देखिए इंडिया पत्रिका का जो संपादन किसने किया था? इंडिया पत्रिका तो ऑप्शन नंबर बी ये महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। और याद रखिएगा इन्हीं वैसे ने की थी न्यू इंडिया। ठीक है, एक न्यू इंडिया है एक यंग इंडिया। जब होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट की थी एनिवेशन ने तब उन्होंने न्यू इंडिया नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। बाकी यंग इंडिया आप महात्मा गांधी से याद कीजिए। साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया। इसका प्रयोग जो था महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया जाता था। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। 33 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया ये बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है और ये 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा। और ये जो एक्ट आया था 1878 में और जो लॉर्ड रिपन था इसने 1882 में इसे रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना था
गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। अगला देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी कालिंकर दत्त है। इसका प्रकाशन जो था, देखिए बायोग्राफी ऑफ ये कुंवर सिंह है, ये अमर सिंह के लेखक कालिंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये फैक्ट बहुत याद रखिएगा, 1857 से कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बहुत पूछा जाता है, या उनके भाई से या उनसे रिलेटेड एक फैक्ट पक्का आता है। देखिए, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो मैंने बताया था आपको, एनी बेसेंट और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित है, दैनिक समाचार पत्र था, और जो यंग इंडिया थी वो साप्ताहिक थी, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए किया जाता था। देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई। अगला देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए ये धर्मपाल ने लिखी। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवाद विचारक, इतिहासकार, राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांदला में हुआ था। याद रखिए, ये मुजफ्फरनगर है, ना कि मुजफ्फरपुर। 38 नंबर, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। देखिए, ये फ्रांस के हैं दार्शनिक मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है, और ये पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित है। देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, ये 2 बार पूछा गया, और ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, इस तरीके की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से एक से अधिक जो है वो सही सुमेलित नहीं। देखिए, इसमें एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो है दुर्गा दास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन BM मालावारी ने किया था, 20 वर्षों बाद तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन देखना सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। देखिए, 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया था इसमें द इंडियन स्ट्रगल में। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम जो थे सत्याग्रही विनोबा भावे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में दोनों लोगों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। क्रम याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित जो भी फैक्ट देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ये आपके ऑप्शन नंबर शहरी शिक्षित वर्गों के लिए सीमित है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था, लेकिन इसका प्रभाव जो था मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गया था। अगला देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। 44 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान करना। 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। अगला देखिए, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का किसने प्रारंभ किया था? ये देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई वाला, ब्रेक में से कोई नहीं। देखिए, 1925 में ईस्वी में रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी
आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ऊपरी में से एक से देखिए इसमें राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज जो 1817 में कलकत्ता में स्थापित है एवं वेदांत कॉलेज जो 1825 में कलकत्ता में स्थापना की गई। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता यानी बारानगर में की। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। देखिए कूका आरंभ का जो आरंभ हुआ था पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सदगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। अगला देखिए, नव भारत का पैगंबर किसे कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर बोलते हैं, क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की, जो धार्मिक और नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये G.H. देशमुख को कहा जाता है लोक हितवादी। तो गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर सी, 1927 को। देखिए ये दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो 1927 में स्टार्ट हुआ था। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला देखिए, किसान विद्रोह एवं आंदोलन जो भी है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? ये ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। देखिए 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया, मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहाँ पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की जो हड़ताल थी भूख हड़ताल। ऐसे की 54 नंबर क्वेश्चन है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण यानी मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार मुलाकात हुई, जहां उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि परिक और मजहर उल हक आदि शामिल थे। नेक्स्ट 55 नंबर है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी में से एक से अधिक। अगला देखिए 56 नंबर है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो बहुत ही पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल ने ये आग्रह किया था महात्मा गांधी को। ऐसे कि देखिए कितनी बार, 3 बार तो अभी पूछा गया 23 में। 57 नंबर क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा लगाई गई वृद्धि के विरुद्ध जो लगान लगाई गई थी उसके विरुद्ध
किया गया अहिंसक आंदोलन था जो बारदौली सत्याग्रह था। तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, इसीलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अगला, निम्नलिखित में आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? देखिए बारदौली का था सत्याग्रह गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती जी। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदार के उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, चंपारण के आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? ऑप्शन नंबर सी चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई, इसके अध्यक्ष थे जो सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और G रैनी, जबकि MEL टेन्नर जो थे वो सचिव थे। MEL टेन्नर याद रखिएगा। अगला 61 नंबर, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून जो था चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगानों के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ऊपर में से कोई नहीं दिए गए। भाषण नंबर देखिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह आपके 1859 से 62 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह 1870 से 80 के बीच में हुआ था। अगला देखिए 63 नंबर, इसमें आंदोलन और से संबंधित जो भी है केंद्र दिए गए, इसमें देखिए आपका कूट दिया गया मिलाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मिला हुआ है, आपको बता देता हूँ। नील के पौधे लगाने वाले का जो आंदोलन था वो चंपारण हुआ था। खेतिया सत्याग्रह जो था खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह ये अहमदाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने का जो आंदोलन था वो चौरी चौरा था। अगला देखिए जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था। अगला देखिए 64 नंबर है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? 64 का देखिए, गांधी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया जिसे गांधी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। इसमें रसोईया बतक मियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है किसने गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। देखिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, 65 नंबर क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, जो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, जुलाई 1876 में। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना था तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों एवं वर्गों का एकीकरण करना था। अगला देखिए 66 नंबर देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए, प्रिंग में से कोई नहीं दिया गया। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1884 में MV राघवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू द्वारा की गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? ऑप्शन नंबर ए राज नारायण बोस ने। देखिए ये सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी, यानी हिंदू मेला की। और ये गणेन्द्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नव गोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स के द्वारा। और ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, जनवरी 1784 में। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था। अगला देखिए 69 नंबर है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी, सेम क्वेश्चन। और इसकी जो स्थापना विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी।
पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने ये कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि ये एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी डफरिन था, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी डफरिन वाइस जो भारत का वाइस राय था उस समय की गई थी। 71 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए ये आपके बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था, पहले पूना में होने वाला था लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गया था, इस वजह से वहाँ नहीं हो पाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बम्बई में। देखिए सन 1885 में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में WC बनर्जी यानी व्योमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा 1886 से 87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः आपका देखिए, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में। दादाभाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरे में दादाभाई, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इसमें। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके थे ऑप्शन नंबर ई, इसमें नहीं दिया गया, आपके एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम थे। अगला देखिए 73 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो देखिए WC बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर ए। एओ ह्यूम द्वारा ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है आपको, अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा पहली महिला जो है वो एनी बेसेंट रहेंगी। ये देखिए 1917 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 1912 में आपके देखिए ऑप्शन नंबर ए RN मधुलकर जो थे वो पहले थे 1912 में, जो पटना में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो RN मधुलकर थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, 1916 में होता। और इसमें देखिए आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था। 1907 में क्योंकि फूट पड़ गई थी ना, तो 1916 में इन्होंने एक साथ आने का फैसला किया था। अगले देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। और देखिए इसकी जो अध्यक्षता की थी CR दास ने की थी। इस अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 79 का, ई वाला हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस आंदोलन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में भी कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। इसमें बाकी कथन जो है सत्य। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ये कराची अधिवेशन था 1931 में। इसमें देखिए इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने की थी। और गया अधिवेशन जो था 1922 में अध्यक्ष देश थे और CR दास। जैसे कि 81 नंबर, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे में बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विधायक किस नेता के? ऑप्शन नंबर बी, ये लाला लाजपत राय के। देखिए जो लाला लाजपत राय, इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, लाहौर का अधिवेशन था 1929 में।
देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए पट्टाभी सीतारामैया। तो ये आपका मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी का 1939 में, और इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जिसे गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की ये सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थक का बहुमत होने के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। अगला देखिए 84 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्त ने इसका समर्थन किया था, गठन किया था। 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अगला देखिए 85 नंबर है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पटना में हुआ था, और इसका सम्मेलन जो था 1993 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? यह लिया गया था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, जो 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ था। देखिए यहाँ लिखा हुआ 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने एवं बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये शोक दिवस था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बंगाल जो विभाजन था ये आपके 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसी घोषणा जो थी 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया था। देखिए बंगाल विभाजन जो था वो प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बहुत पूछा था इसके बारे में। अगला देखिए 89 नंबर है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब आरंभ हुआ था? तो यह आपका था बंगाल विभाजन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर है, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने हाल ही में एक नए राज्यगान के रूप में प्रस्तावित किया था। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में इसे प्रस्तावित कर दिया। लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो होम रूल लीग जो आंदोलन था उससे कौन संबंधित नहीं था, इसमें दिखाना। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो 5 ऑप्शन दिए गए थे ये काफ़ी हार्ड पड़ते थे आपको ऑप्शन ढूंढने में, तो उपरोक्त में से कोई नहीं बोला गया। देखिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये है कि इन्होंने अलग अलग होम रूल लीग शुरुआत की थी। देखिए सरोजिनी नायडू ने 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। ये अगला देखिए, ये देखिए TI 3.0 में आया था 11-12 वाले क्लास में। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 92 का, देखिए डी वाला। तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड वेवल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया गया था, जिसे वेवल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया,
क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को ये कमज़ोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर दिया और 1946 में इन्होंने सीधी कार्रवाई का सलाह लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। तो 1946 में थे। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो देखिए ये आपके रखा था ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1940 को। तो ये जो अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, इसमें भारत में पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 23 मार्च 1940। डेट याद रखिएगा। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग की किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी ये एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी। और ये जो होम रूल लीग थी ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। होम रूल लीग जो आंदोलन था ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में और तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इस लीग की स्थापना की थी। तो टाइम का अलग अलग है, याद रखिएगा। अप्रैल 16 में तिलक जी ने और जो सितंबर 16 में ये एनी बेसेंट ने किया था। इसमें नेक्स्ट 95 नंबर है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए ये 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था, सीधी कार्रवाई जिसे बोलते हैं। अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये पूना में की थी इन्होंने, याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने पूना के बेलगांव में किया था। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी। बाकी हिस्से थे एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। अगला देखिए क्रांतिकारी गतिविधियां एवं साम्यवादी जो आंदोलन है उनसे संबंधित। तो 97 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर सी। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गया था। और उधम सिंह ये मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। ठीक है, ये माइकल ओडायर दूसरा वाला था जिसने जो गोलियां चलवाई थी 1919 में, वो नहीं था, ये दूसरा था। लंदन में इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। अगला देखिए 98 नंबर है, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए दामोदर और बालकृष्ण ने की थी, जो चापेकर बंधु के नाम से विख्यात थे। देखिए दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उनके सहायक लेफ्टिनेंट एरस्ट की गोली मार हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे तथा चापेकर बंधुओं का वास्तविक जो लक्ष्य था वो रैंड था, लेकिन एरस्ट की हत्या हो जाती है, लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? 99 का क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जगह ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद फौज की जो आजाद हिंद सरकार थी उसकी गठन किया था। जर्मनी एवं जापान ने अपना समर्थन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित जो बम फेंके गए थे वो किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए ये बटुकेश्वर दत्त थे। देखिए 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगला देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, और 1913 ईस्वी में अंग्रेज समाज को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी।
इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने की थी। तो देखिए जो अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे, स्थापना लाला हरदयाल हो जाता है इनका श्रेय। अगला देखिए 102 नंबर है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो ये सचिन नाथ सान्याल थे। ऑप्शन नंबर ए। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन बिहार में। तो देखिए ये अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को मित्रा एवं बरिद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की। अगला देखिए यहाँ पे जो पूछी गई थी पटना में पूछी गया था, तो सचिननाथ सान्याल थे। और जो सबसे पहले की थी प्रथम नाथ मित्रा एवं बरिद्र कुमार घोष ने की थी 1902 में आपके कलकत्ता में, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ऑप्शन देखिए सी वाला हो जाएगा, सिंगापुर में। तो ये गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया। और गदर पार्टी का जो गठन था 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1908 में। देखिए ये आपके 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके जो सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। अगला देखिए लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर जी। इन्होंने अपने बड़े भाई जो थे, इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। और विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था जो थी मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे। वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। और देखिए इनके द्वारा जो लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, इनके प्रमाण हैं, इसके प्रमुख हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल भी है, मैडम भिकाजी कामा। इन्हें क्रांतिकारी की देवी बोला गया है। देखिए पहली बार इन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए 107 नंबर है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मामला था। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक जो थे, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडली, चेस्टर हैंचिसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. अंसारी और के.एन. काटजू, एम.सी. कांगला आदि ने पैरवी की थी। अगला देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। 108 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था ये। तो इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके विरोध में परिणाम स्वरूप जलियांवाला जो बाग था वो नरसंहार गठित हुआ था। अगला देखिए रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। 109 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? देखिए आपके ऑप्शन नंबर 109 का हो जाएगा, बी वाला। देखिए ये भाईचारा और राष्ट्रीय एकता दर्शाने के लिए जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1924 में, आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया। एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन केचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां भी सौंपी दी। अगला देखिए 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएंगे। देखिए आपका असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, भारत छोड़ो आंदोलन ये आपके 1942 से 44 के बीच में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए थे और ये सभी जन आंदोलन थे। जबकि स्वदेशी जो आंदोलन था 1905 में
बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए 111 नंबर, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ये चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उस वजह से। तो देखिए चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। तो इसका भी जो चौरी चौरा कांड बोलते हैं इसका नाम बदल दिया गया है, चौरी चौरा जो एक्शन बोला गया इसे, तो याद रखिएगा। ये आपके योगी जी के द्वारा बदला गया है, चौरी चौरा एक्शन प्लान बोला गया है। अगला देखिए 112 नंबर, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी ये उपयुक्त में से एक से देखिएगा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो फैक्ट है। 113 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन था। तो ये भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इसका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा था। नेक्स्ट की ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। और ये देखिए आपके इसकी जो इसका जो ध्येय था, अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन एवं दलितों को उत्थान करना। अगला देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके अब्दुल गफ्फार खान थे, ऑप्शन नंबर बी। इस आंदोलन में देखिए उत्तर पश्चिम सीमांत में ये पश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे अब्दुल गफ्फार खान। इनके नेतृत्व में उपमहाद्वीपीय पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी। इसे लाल शर्ट्स आंदोलन भी बोलते हैं। अगला देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 24 सितंबर आपके 1932 में हुए थे। देखिएगा पूना समझौता जो था सी राजगोपालाचारी, कमल जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला आदि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला देखिए 117 नंबर है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर सी दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये देखिए आपके 8 दिसंबर 1927 को इसकी घोषणा की गई थी। और देखिए आपके जो साइमन कमीशन था ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था। अगला देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में संपन्न हुआ था एक ये इसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। तो इसमें कुछ समझौते निम्न बताएं। देखिए हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए। दूसरा था भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरा कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, लेकिन लिया नहीं था उन्होंने भाग। तीसरा था कांग्रेस दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश शासन का बहिष्कार नहीं करेगी। अगला था 5वां जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। तो ये कुछ इनकी समझौते थे जो गांधी और इरविन जी के बीच में हुए थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन जो था 120 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। भारत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इस मिशन में क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्तावों को स्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन,
जून 1944 में हुआ, वह 1944 से 1947 तक वायसराय रहा था, जो लॉर्ड वेवेल था। तो पूछा जाता है आज़ादी के समय में कौन गवर्नर जनरल रहा था, ये वेवेल था। अगला देखिए 121 नंबर, मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन की असफलता। नेक्स्ट देखिए 123 नंबर है, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1947 को। अगला देखिए, और ये जो घोषणा की गई थी आपके 20 फरवरी 1947 को की गई थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। अगला देखिए 124 नंबर है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। इनकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। अगला देखिए सुभाष चंद्र बोस एवं INM, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है। देखिए 125 नंबर, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। तो ये ऑप्शन 1945 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में। और ये देखिए मुकदमा जो था मुख्य रूप से गुरुबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शहनवाज खान पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की तरह से मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कार्जुन इत्यादि ने किया था। नेक्स्ट देखिए 126 नंबर है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो 126 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को इस सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने दिया था। अगला 127 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? देखिए ऑप्शन नंबर डी था इसमें, उपरोक्त में से एक से थे। एक 1938 था, एक 1939 में। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2 बार चुने गए थे। देखिए पहली बार जो थे 1948 में हरिपुरा में 52वां जो अधिवेशन होता है उसमें, दूसरी बार जो होता है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर इन्होंने इसमें अपना योगदान दिया था, परंतु गांधी जी के मतभेद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो माना 2 ही बार जाएगा, याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो INM के संस्थापक कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो INM की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अगला देखिए भारत के गवर्नर, और इसमें गवर्नर जनरल वायसराय जो भी फैक्ट हैं इसे। 129 नंबर है, ब्रिटिश भारत के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी किंग जॉर्ज पंचम, 5वें नंबर का। तो ये दिल्ली की जो नई दिल्ली की राजधानी देखी थी तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में जो दिल्ली दरबार का तीसरा आयोजन हुआ था इसी दौरान रखी गई थी। राजधानी की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर एवं एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। इससे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी, फिर कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित की। अगला देखिए, मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, द्वैत प्रणाली यानी डार्ची। देखिए मुठीमन जो कमेटी है इसका गठन 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठीमैन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटिश दोनों के शासन द्वारा या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। अगला देखिए, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये रहेगी कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये ऑप्शन नंबर सी था, लॉर्ड कर्जन। इसका जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट देखिए 132वां क्वेश्चन, लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं। बाकी देखिए इन्होंने इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक
विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने हेतु अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड रिपन जो लॉर्ड लिंटन था उसके समय में 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 ईस्वी में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला देखिए थोड़ी सी अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे। बाकी थ्योरेटिकल क्लास में अलग से करा दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। आपको ये क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? देखिए आपका ये बताया, देखिए ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए भारत शासन जो अधिनियम था 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी है इसकी संज्ञा भी दी थी। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला देखिए लॉर्ड 134 नंबर, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला, यानी ये सभी क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन दिए सभी सत्य है। देखिएगा लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प में जो बातें उल्लेखित हैं, देखिए केंद्रीय और प्रांतीय बिल को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान केंद्रित किया था। ब्रिटिश सरकार की ओर से अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति को अगस्त क्रांति यानी 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई वाला, ट्रिक में से कोई नहीं। तो देखिए अगस्त क्रांति जो थी 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, इसमें अब मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है विविध वाले, 136 नंबर क्वेश्चन है। देखिए भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया बल्कि अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था, ये किसने कहा था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा था कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से पहले हो चुकी थी, अतः ये विकल्प सही नहीं है। देखिए 137 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान में कार्यकर्ताओं की यात्रा यानी जो मार्च हुई थी का नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 3.0 होता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन उपयुक्त में से कोई नहीं वाले थे। देखिए इसमें 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट में ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल से ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में हुबहू क्वेश्चन दिया गया था, उसी से पूछा गया है। 138 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 138 का 80 वाला हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से इसका साथ मिला था। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी यानी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। स्वतंत्रता
उपरांत 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया था। अगला देखिए 139 नंबर, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया जाए। भारत ने लंबे समय तक राज्य कैसे किया था, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो की जो नीति थी उनकी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। और ये शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, इसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचाट आदि इसके प्रमुख उदाहरण थे। अगला देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसमें इस्लामी मूल्य में समझौता किए बिना। अगला देखिए 141 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये आपके MG रनाडे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सॉरी इसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। MG रनाडे इनके हैं गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के MG रनाडे होंगे जाके। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक के जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। अगला देखिए 142 नंबर है, मशहूर जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, और ये मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इस नारे की शुरुआत की। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद ये हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और BK दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था, जो हानि रहित बम था, आपको पता होगा। अगला देखिए 143 नंबर है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये वाला, हसन इमाम अहरार आंदोलन से संबंधित थे। अगला देखिए अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 के खिलाफ थे। अगला देखिए 144 नंबर, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा 144 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। KM पणिक्कर और HN कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला देखिए 145 नंबर है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए उपयुक्त तीनों जो विचारधाराएं हैं इसका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का जो काल था गांधी युग से संबोधित था किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित MN राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा था। अगला देखिए 146 नंबर क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध के रूप में विख्यात, तो ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली। देखिए ये आपके वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। अगला देखिए सूची का मिलान करना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए सूची 2, 1, 3 से मैच करेगी, और ये देखिए सूची का मिलान दिया गया। भारत सेवक समाज ये आपकी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा, भारतीय ब्रह्म समाज ये केशव चंद्र सेन। ठीक है, देखिए अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, तो ऑप्शन नंबर सी ये कर्नाटक राज्य से थी। और इन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों को दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया।
एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वे भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। अगला देखिए 149 नंबर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें कालानुक्रम लगाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं हुई कालाक्रम देखिए, सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ, मार्लेमेंटो सुधार 1909 में, होम रूल जो आंदोलन था 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इस तरीके से क्रम में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये इंडिया गेट नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, लाल किला ये के विश्व धरोहर सूची में है। और ये जो देखिए 1993 में कुतुब मीनार और लाल किला जो था 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। और ये आपकी डाटा बदलता रहता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा यूनेस्को में कितने शामिल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर 151 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू जो होता है मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ। तो एक में से एक से सही अधिक इसके उत्तर सही होंगे। अगला देखिए 152 नंबर, इसमें सूचियों का मिलान करना है। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 3, 1, 4। और सूची आप देख लीजिए, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा कांग्रेस की सरकार के नारा था। लोकतंत्र बचाओ ये जनता दल का नारा था। और जोतने वालों की भूमि ये वाम मोर्चा। तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा ये NT रामाराव का ये नारा था और पार्टी का। देखिए 153 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और ये राष्ट्रीय योजना समिति थी, NPC की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना में ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ से जो है जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपका भूगोल आएगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, उसको भी अलग अलग एक एक वीडियो में करा देंगे कंप्लीट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 4.0 की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा, ठीक है। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपको कोई पेड ग्रुप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सेल्फ स्टडी से ही आराम से थियरी 4.0 निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।